हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। सो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग यूट्यूब के क्षेत्र से काफ़ी दूर हो चुके थे। कुछ रीजंस की वजह से हमारे लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे। अब हमारे लेक्चर कंटिन्यू यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके लेवल की बात करूँ या इसके कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का जो कि ट्वेल्थ में भी प्रेजेंट है, उसके अलावा बीएससी में अवेलेबल है और उसके अलावा एमएससी, जेट, आईसीएआर, नीट लेवल तक हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये केमिकल काइनेटिक पूछा जाता है। सो इस केमिकल काइनेटिक को फील करने की कोशिश करेंगे, क्या इसके पीछे कहानी होती है, क्यों इसको पढ़ना पड़ता है, क्या रीजंस होते हैं, क्या इसके अंदर डील करना है, बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी। सो एक नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ में आप लोग इस लेक्चर को देखिए और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करता हूं मैं अपने लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स की। तो सभी लोग नोटबुक पेन निकाल के बैठिएगा और डाल दीजिए हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है भाई फिजिकल केमिस्ट्री का, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। ओके, सो आप लोग समझने की कोशिश करना भाई, रासायनिक बल गतिकी चैप्टर होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल डायनामिक, केमिकल काइनेटिक। सो चलिएगा गाइज, इस चैप्टर को समझने से पहले, इस केमिकल काइनेटिक को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है भाई। सो आप सब लोग ध्यान देने की कोशिश करना भाई, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऐसी केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं जो रिएक्शन कुछ समय में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपको पता है कुछ रिएक्शन ऐसी होती है वो बड़ी फास्ट हो जाती है भाई। मतलब रिएक्शन मतलब डालते ही रिएक्टेंट डाला, रिएजेंट डाला, फटाफट रिएक्शन हो चुकी है। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है वो उनको कंप्लीट होने में काफ़ी वर्षों लग जाते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, लोहे पे जंग लगना जिसको आप लोग बोलते हो। ये रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शन बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। अब बात की जाए तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग ऐसी केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा स्लो हो और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में या कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है। अब देखो भाई, केमिकल काइनेटिक की अगर मैं बात करूँ तो देखो केमिकल काइनेटिक बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में पढ़ा जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें हम लोग प्रोडक्ट की करते हैं और हर एक मालिक ये चाहता है कि जो मेरा प्रोडक्ट बने वो कम समय में अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बने और मेरे को मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाए। सो इसी के पीछे क्या केमिकल काइनेटिक्स होते हैं, इसमें क्या हम लोग डील करते, सारी बातें समझने की कोशिश करते। तो फटाफट डाल दीजिए हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको यूं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो केमिकल काइनेटिक्स होता है ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला एक बहुत ही प्यारा चैप्टर होता है। उसके अलावा मैं बात करूं बीएससी के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा मैं आपसे बोल दूं एमएससी के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा नीट में तो भाई पूछा जाता है, नीट के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। ये आईआईटी जेईई में पूछा जाता है, आईआईटी में पूछा जाता है और उसके अलावा जेट आईसीएआर के अंदर भी यहाँ से सवाल बनते हैं भाई। तो बेसिकली देखा जाए और नेट का तो बहुत प्यारा टॉपिक है भाई। अब देखा जाए तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या बहुत ही ज़्यादा होता है। हर ऐसी एग्जामिनेशन जो केमिस्ट्री की होती है, जिसमें केमिस्ट्री आनी होती है, वहाँ से ये सवाल बनते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ, अगर मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करता हूं तो आरपीएससी के अंदर भी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड का जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके अंदर भी केमिकल काइनेटिक्स को पूछा जाता है। सो जो भी स्टूडेंट यहाँ से जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 12th हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी, नीट, जेट, आईसीएआर, कोई भी सब मतलब फील्ड से बिलोंग करते हो, वो यहाँ से लेक्चर को देख सकते हैं।
स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, देखो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साथ में लिखने की कोशिश करूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हिंदी में आप लोग बोलते हो अभिक्रिया वेग। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभिक्रिया वेग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करेंगे वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। और जैसे ही ये बात कंप्लीट हो जाती है हम लोग एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे जिसको आप लोग बोलते हो रेट लॉ, जो कि काफ़ी कमाल का इम्पोर्टेंट होता है। और हिंदी में क्या कहोगे इसको, वेग नियम। सो आप लोग एक एक पॉइंट को समझते चले जाना और जहां भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो एक मुस्कुराकर भाई इस लेक्चर को देखो और बड़ी खुशी के साथ में इस लेक्चर को देखो और उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने रेट लॉ पढ़ लिया, रेट लॉ पढ़ने के बाद में हम 3 पॉइंट एक साथ डील करते हैं। एक तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि भाई रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी। एक हम लोग डिस्कस करेंगे मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी। एक हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अब देखो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, इसको बोलते अभिक्रिया की कोटि। इसका नाम क्या है बेटा जी, इसका नाम है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई अणुसंख्यता। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो दोनों का फायदा हम करेंगे भाई। और इसको बोलते भाई छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, ओके। सो जरा आप लोग समझने की कोशिश करना भाई, जो आपकी ये सारी बातें होती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी और सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है और ये सब हमारी केमिकल काइनेटिक का बेस बनाती है। और जैसे ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में शुरू होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। और इन सबको देखेंगे एक साथ nth ऑर्डर रिएक्शन में, nth ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात आप समझ पा रहे हो क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो क्वालिटी एकदम ठीक आ रही है क्या। ठीक है भाई, काम चल जाएगा अपना पूरा। स्टूडेंट देखो, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की बात की जाए, यहां से क्वेश्चन नीट में बनेगा, यहां से क्वेश्चन आईआईटी में बनता है फर्स्ट ऑर्डर से, और यहां से क्वेश्चन जेट आईसीएआर में भी बनेगा भाई। सो भाई ये जो स्टूडेंट होते हैं इनको ध्यान से देखिएगा, 12th वाले भी इसको ध्यान से देखना। एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन, ये कमाल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कमाल की इंपॉर्टेंट होती है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछे जाते हैं। सो हम लोग इनको कवर करेंगे। जैसे ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में यहां पर आती है थ्योरीज वगैरह। देखो केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरीज आती है भाई, जैसे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी काफी कमाल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सक्रियक संकुल अवधारणा। कमाल की इंपॉर्टेंट है और लिख लो, एग्जाम में पूछेगा इस बार बीएससी वालों। सक्रियत संकुल अवधारणा, सक्रियत संकुल अवधारणा। और भी बहुत सारी थ्योरीज आती है। अगर बीएससी की बात करूं तो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अलावा यहां पर एक कोलिजन थ्योरी और गिवन है। और अगर मैं एमएससी की बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर
डायनेमिक्स रिएक्शंस ऐड है, चेन रिएक्शन ऐड है, वो सारी बातें हम लोग बाद में देखेंगे। तो बेसिकली ये सब हमको डिस्कस करना है। और इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी हो गई, काइनेटिक थ्योरी हो गई, एंजाइम काइनेटिक थ्योरी की, बहुत सारी थ्योरीज होती है, ये सारी बातें हमको डील करना है। तो बेटा जी जो आपका ये केमिकल काइनेटिक्स है, उनमें जो संसार है, जो समुद्र है, वो ये सारा समुद्र है और इसमें हमको डूब जाना है, इसमें हमको खो जाना है। एक एक बात को आपको फील करना है। जहां भी दिक्कत आती है, कैसी भी दिक्कत आती है, आपके लिए कमेंट बॉक्स 24 आवर हाजिर है। तो प्लीज जहां भी आपको प्रॉब्लम फेस नजर आती है कि हाँ सर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत गति से आप लोग उसको वीडियो को पोस्ट करें और फटाफट कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करें कि सर ये टॉपिक प्लीज फिर से एक्सप्लेन करिए कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, मेरे को समझने में दिक्कत आ रही है, क्यों समझने में दिक्कत आ रही है, वो सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करूं उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सेशन को प्लीज आगे से आगे शेयर जरूर कर दीजिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक एंड रेट ऑफ रिएक्शन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा कि क्या इसका सिलेबस होता है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब नोटबुक पेन निकाल के बैठिए, जब लिखने के लिए कहा जाए तब लिखिए और बाकी सारा ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक की डेफिनेशन क्या हो सकती है। केमिकल काइनेटिक की डेफिनेशन क्या हो सकती है, केमिकल काइनेटिक की डेफिनेशन क्या हो सकती है, यस और नोट। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो सकती है। देखना प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बल गति से मतलब होता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी में चेंज हो, अब वो क्वांटिटी कंसंट्रेशन हो सकती है और वो क्वांटिटी प्रेशर भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसे केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। सुनना भाई, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक विज्ञान या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक कहलाती है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक। ठीक है, आपको पता लगा क्या रासायनिक बल गति की होती है, कि हम लोग इस रासायनिक बल गति के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को डील करेंगे, उसके फैक्टर को डील करेंगे। जब भी केमिकल काइनेटिक आप नाम सुन लो, इसका मतलब आपके जहन में एक बात ये जरूर आनी चाहिए कि ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। तो जरा समझने की कोशिश करना। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो भाई नोटबुक के अंदर, फटाफट आप लोग लिखना भाई। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गति की कहलाती है। यस और नोट। तो ये रासायनिक बल गति की डेफिनेशन में बोर्ड पे लिखूं तो भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कमाल का इंपॉर्टेंट है, डाल दीजिए सब लोग हेडिंग अभिक्रिया का वेग। सब लोग डाल दीजिए हेडिंग अभिक्रिया वेग, और इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं भाई। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों साथ साथ में लिखनी है आप लोगों को। रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, कमाल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर अभिक्रिया वेग आप समझ लिए, इसका मतलब आप चैप्टर के अंदर घुस चुके हो। ओके, ये वो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को तोड़ के अपने को जन्नत की प्राप्ति होने वाली है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। ये वो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को तोड़ के हम लोगों को एक रासायनिक बल गति की प्राप्ति होने वाली है। हमें उसको फील करना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, उसको अपने खून में डालना पड़ेगा। ठीक है, जब तक किसी सब्जेक्ट को भाई इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते ना भाई, मज़ा नहीं आता। तो एक बोर होके मत पढ़ा करो भाई। सबसे पहली बात, जब पढ़ने का दिल करे तो भाई कंसंट्रेट होके पढ़ा करो, अन्यथा पढ़ाई किया ही मत करो। ठीक है, चलो देखो अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग का मतलब होता है कि भाई किसी यूनिट टाइम के ऊपर
किसी यूनिट टाइम के ऊपर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो जाती है उसको हम अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। लेट सपोज, जरा आप लोग समझते चलो भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभिकारक, जरा आप लोग समझते चलो। यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने अभिकारक, और अभिकारक से मैंने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। ओके, जरा समझने की कोशिश करें। यहां लिखा मैंने रिएक्टेंट और यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट। जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। आप लोग क्या जानते हो, आप लोग ये जानते हो कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब अभिकारक से आप उत्पाद बनाओगे तो अगर मैं ऐसे टाइम की बात करूं जब मैं रिएक्शन शुरू नहीं किया, तो जब मैं रिएक्शन शुरू नहीं किया तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका अभिकारक है वो 100% है। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने रिएक्शन शुरू कर दी कुछ समय के बाद में जब मैं उस रिएक्शन को देखूंगा तो कुछ प्रोडक्ट भी अपने सामने आ जाएंगे। तो क्या पता लगा कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कि अभिकारक इसमें कन्वर्ट होते उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं। या आप इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती है या इंक्रीमेंट होता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। इसका जो टाइम के साथ में स्टडी होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। जरा समझने की कोशिश करना। यहां लिखता हूं मैं भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। इकाई समय में अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता, अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई क्या? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आप लोग लिख सकते हो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट। अब आप क्या इसको ऐसे बोल सकते हो क्या भाई, आप इसको क्या ऐसे कह सकते हो क्या भाई, अभिक्रिया का वेग जो होगा, अभिक्रिया का वेग आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ऐसे कह सकते हो ना भाई, इकाई समय में अभिकारक व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, और आप क्या कह सकते हो, बटे परिवर्तन में लगा कुल समय, परिवर्तन में लगा कुल समय। यस और नोट क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। क्या मेरे साथियों आपको ये समझ में आया? अरे आपको ये समझ में आएगा। मेन कहानी तो यही होती है भाई कि इकाई समय में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग बोलेंगे। तो जरा समझने की आप लोग कोशिश करना भाई, जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी। हाँ ना बोलो बेटा जी, प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी। इस इक्वेशन के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बड़ी काम की इक्वेशन होती है। देखना मेरे साथियों कि यहां पर जो C है वो C होती है कॉन्सेंट्रेशन, वो होती है सांद्रता। अब ये सांद्रता अभिकारक की भी हो सकती है, ये सांद्रता उत्पाद की भी हो सकती है। तो आप लोग यहां क्या कह सकते हो, C होती है कॉन्सेंट्रेशन, इट मे बी
इट मे बी फ्रॉम रिएक्टेंट एंड इट मे बी फ्रॉम प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट से भी हो सकती है और प्रोडक्ट से भी हो सकती है, और ये वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर वो कंसंट्रेशन चेंज हुई है। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जरा आप लोग समझने की कोशिश करें, यहां पर आपके सामने दो शब्द नए आए हैं या दो चीज आपको नजर आ रही है। डीसी का मतलब समझ चुके हो, चेंज इन कंसंट्रेशन। डीटी का मतलब समझ चुके हो, चेंज इन टाइम। यस और नॉट। प्लस और माइनस का मीन क्या होता है, वो कमाल का इंपॉर्टेंट है भाई, जरा समझने की कोशिश करें भाई। तो जरा आप लोग मेरे को सोच के बताना भाई, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करना, व्हाट इज द मीन बाय प्लस एंड व्हाट इज द मीन बाय माइनस। ये कोई चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसमें तो कमी आती है, लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसमें वृद्धि होती है। तो जरा आप लोग मेरे को एक बात बताओ, प्लस का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और माइनस का मतलब होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, प्लस का मतलब होता है उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। यस और नॉट, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। जरा समझने की कोशिश करें भाई। और माइनस का मतलब क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी। यस और नोट, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, इसका मतलब इसकी सांद्रता तो कम होती जाती है और इसकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। तो प्लस डिनोट करता है इंक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, माइनस रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके बेस पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, छोटा सा ग्राफ प्लॉट करते हम लोग, छोटा सा एक ग्राफ बनाते। जरा समझने की कोशिश करें भाई, प्लीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इस लेक्चर को देखें, और सच में आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं ग्राफ की बात करता हूं। ठीक है, अब जब मैं ग्राफ की बात करूंगा तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखना भाई कैसा ग्राफ बनता है। ये आपकी इधर है कंसंट्रेशन, अरे बोलो बेटा जी, इधर कौन है, कंसंट्रेशन सांद्रता, और इधर कौन है बेटा जी, टाइम है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, अति उत्तम। जरा आप लोग समझने की कोशिश करना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट होता है, बट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसा ग्राफ यहां पर बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ यहां पर बनता है। प्यारे बच्चों, जो ये वाला ग्राफ है ये प्लस को डिनोट करता है और ये वाला माइनस को डिनोट करता है। प्लस का मतलब होता है दिस ग्राफ बिलोंग्स टू प्रोडक्ट, ये किसको बिलोंग करता है, प्रोडक्ट को बिलोंग करता है, और दिस ग्राफ बिलोंग टू रिएक्टेंट। यस और नॉट, यस और नॉट। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, बट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती है। तो ये इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहानी होती है आप लोग समझ चुके हो। सो एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं और देखता हूं भाई कितना आपको नजर आ रहा है। देखो, शायद उम्मीद ये करता हूं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखना मेरे साथियों, एक देखो सवाल क्या क्या बनता है यहां से। देखो नीट में सवाल ये पूछा गया है, और जो कंपटीशन एग्जाम में उसमें सवाल ये पूछा गया है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जो कि कमाल का इंपॉर्टेंट है भाई। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो देख लो भाई जेट वालों, और देख लो भाई ICAR वालों, और देख लो भाई नीट वालों, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है।
चलो भाई आ जाएगा इस तरफ ना। चलो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है जरा समझने की कोशिश करें। प्यारे साथियों मेरे को एक बात आप बता दे चलो फटाफट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अरे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है अरे वो क्या होती है, प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी, यस और नॉट। मेरे को इतनी सी बात बता दो, ऊपर तो क्या कंसंट्रेशन है और नीचे क्या टाइम है। आप बोलोगे हाँ 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 सर ऊपर तो सांद्रता है और नीचे क्या है, टाइम है। तो मेरे को एक बात बताना भाई, जरा मुस्कुराकर बता देना भाई, जरा प्यार करके मुस्कुरा करके बता देना भाई क्या बनेगी यूनिट, कि भाई मैं के की यूनिट निकालना चाहता हूं। देखना भाई क्या बनेगी, ऊपर तो है कंसंट्रेशन और नीचे क्या है बेटा जी, टाइम है, यस और नॉट। तो एक बात बताना, जो कंसंट्रेशन होती है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। और टाइम की आप लोग सेकंड मान लो, एक तरीके से मिनट भी हो सकती है और घंटा भी हो सकती है, घंटे को दबाना ना भूले, याद रखना, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगी जरा मेरे को समझाने की कोशिश करें। अरे मोल लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स होके जाएगा और सेकंड ऊपर जाएगा तो भी इनवर्स होके जाएगा। तो साथियों यहां से जो यूनिट निकलती है वो क्या निकलती है, मोल। लीटर ऊपर गया तो लीटर की इनवर्स और सेकंड ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स, यस और नॉट। ये सवाल पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब सेकंड की जगह आपको वहां पे मिनट भी मिल सकता है और हर्ट्ज भी मिल सकते हैं। तो ये होते यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ ना बोलो बेटा जी, देख लो एक बार आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। सो ये बातें आपको समझ में आई क्या भाई। इस लेक्चर को हमने बड़ा खूबसूरती से समझाया है। आप लोगों को अगर इस लेक्चर की खूबसूरती समझ में आ रही है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को बिल्कुल शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये कमाल का लेक्चर होने वाला है। और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो भाई कोचिंग अफोर्ड ना कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाई जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है भाई, जो एग्जामिनेशन तैयारी आप लोग करते हो कोचिंग में जा जाकर, वहां जो पढ़ाया जाता है वो उससे अच्छा समझाने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को सब आसान तरीके से समझ में आ जाए। सो प्लीज यहां तक आप लोग अच्छे से समझिए। इसके बाद में जो हम लोग डील करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद डील करेंगे रेट लो क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। एक बात लेकिन सुनते जाओ वापिस, आपको ये बॉक्स याद करना है, आपको ये वाला बॉक्स याद करना है डायरेक्टली, आपको ये ग्राफ याद करना है, आपको इसकी यूनिट याद करनी, डायरेक्टली आपको इनकी यूनिट याद करनी है, ठीक है। क्या आपकी थियोरेटिकल पार्ट होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सो अब मेरे विद्यार्थियों, मेरा जाने का टाइम हो चुका है। सो आप लोगों से गुजारिश है अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और मुस्कुराकर इस लेक्चर को एंजॉय करें, नोट्स बनाएं साथ साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।